हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, दिस इज लेक्चर नंबर 26 ऑफ अवर क्रैश कोर्स प्रोग्राम। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल एंड ट्रिब्यूनल्स के बारे में। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हालांकि हमने इसको देखा था जब हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स, तब हमने बात की थी अबाउट जुडिशियल रिव्यू। एक बार फिर से बात करेंगे। देखिए, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, कहां से इसका ओरिजिन है, किस किसके पास पावर होती है, इन सब पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये जो डॉक्ट्रिन है इसका ओरिजिन कहां पे है? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंपॉर्टेंट है। एंड इट वॉज प्रोपाउंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सा केस था? मार्बरी वर्सेस मेडिसन 1803। इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, अब देखो, ये जो पावर है ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और ये हाई कोर्ट के पास भी है। हमें केवल ऐसा लगता है कि केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, नहीं। ये पावर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों के पास अवेलेबल है। कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कन्फर्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन द जुडिशरी, बोथ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। 32 इज फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड 226 इज फॉर हाई कोर्ट। तो इससे हमें पता चलता है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर दोनों के पास है ना। सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। एंड दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मींस बाय अमेंडमेंट भी आप इसे छीन नहीं सकते हो। तो दिस इज बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? अब देखो, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो यहां पे जो जुडिशरी है वो एग्जामिन कर रही है। क्या एग्जामिन करेगी? कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट, जो लॉज वगैरह होंगे, एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स फॉर बोथ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स। तो भाई, हमारे यहां पे जो लेजिस्लेचर है उसका काम क्या है? लॉ फॉर्मुलेशन। और जो एग्जीक्यूटिव है उनका क्या काम है? इम्प्लीमेंटेशन। तो जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है, जो भी लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, इसको एग्जामिन करना। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। एंड ऑन एग्जामिनेशन अगर ये पाया जाता है कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसको इनवैलिड बता दिया जाएगा, वॉइड बता दिया जाएगा। आप उसको फिर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। तो दिस इज जुडिशियल रिव्यू। अब देखो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों यहां पे आएंगी। तो ये भी बहुत से लोगों को डाउट होता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों के एक्शन को आप एग्जामिन कर सकते हो। ओके, दोनों के एक्शन को आप एग्जामिन कर सकते हो। दिस इज जुडिशियल रिव्यू। इसका मीनिंग क्लियर हो गया। अब देखो, यहां पे आप तीन चीजें एग्जामिन कर सकते हो। नंबर वन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। देन जो पार्लियामेंट है, जो स्टेट असेंबली है, उनके जो लेजिस्लेशन है आप उनको एग्जामिन कर सकते हो। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो दूसरी अथॉरिटीज हैं अंडर स्टेट गवर्नमेंट, आप उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को भी चेक कर सकते हो। तो ये इसका स्कोप हो जाता है। ठीक है, ये इसका स्कोप हो जाता है। एंड अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे तो डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि भाई ये चलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, 99th अमेंडमेंट एक्ट, ये लाया गया था 2014। एंड फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज दिस वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर। और वो क्या था?
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ओके, तो इस तरह से जुडिशियल रिव्यू होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई जरूरत क्यों है जुडिशियल रिव्यू की, नीड क्या है? तो देखिए सबसे पहली बात, टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमारे यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, तो जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर है, आप कुछ भी करो बट आपको फॉलो करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, तो टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन टू मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम। भाई हमारे यहां पे डिवीजन ऑफ पावर है, ओके, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो कोई इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए जुडिशियल रिव्यू जरूरी है टू मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम। देन टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 13 ये हमने डिस्कस किया हुआ है, तो इसलिए जुडिशियल रिव्यू की जरूरत होती है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। अब देखो, व्हाट आर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर जुडिशियल रिव्यू, तो काफी सारे हैं, हमने देखे भी हैं, जैसे आर्टिकल 13 है, 32 है, देन 131, 132 जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन वगैरह आता है, देन 143 है, 226, तो इनको आप देख लेना एक बार, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं फॉर जुडिशियल रिव्यू। अब देखो स्कोप क्या होगा जुडिशियल रिव्यू का, भाई फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं क्या, आप ये चेक कर सकते हो। ठीक है, जो एक्ट बनाया गया है क्या वो अथॉरिटी की कॉम्पिटेंस के बाहर है क्या? फॉर एग्जाम्पल जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट आइटम पे लॉ बना रही है, या जो स्टेट असेंबली है वो यूनियन लिस्ट पे लॉ बना रही है इन नॉर्मल सिचुएशन, तो आपकी कॉम्पिटेंस से बाहर है क्या? देन क्या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को वायलेट कर रहे हो क्या? तो इन सबको चेक किया जाएगा। ओके, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ओके, और ये चीज हम काफी बार देख चुके हैं। अब बात आती है जुडिशियल एक्टिविज्म की। देखिए काफी लोगों को डाउट होता है व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। ओके, तो उसको आज क्लियर करेंगे। देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म, ये जो डॉक्ट्रिन है, ये जो प्रिंसिपल है, इसका भी ओरिजिन कहां पे है? यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम 1947 में इस टर्म को कॉइन किया गया था। कब किया गया था? 1947 में। और इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया मिड 1970s में। ये कुछ इसका बैकग्राउंड है जिसपे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कौन लोग थे करने वाले? जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर, पी एन भगवती, ओ चिनप्पा रेड्डी एंड डी ए देसाई। दे लेड द फाउंडेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन द कंट्री। तो इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई कौन थे जिन्होंने फाउंडेशन ले की थी, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। ओके, अब देखो एक्टिविज्म, तो ये होता क्या है? देखिए इन केस ऑफ गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है? एक्टिविज्म मींस गोइंग बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रोल एंड इंटरवीनिंग इन द रोल ऑफ अदर्स। तो दिस इज एक्टिविज्म, जब आप दूसरों के फील्ड में इंटरवीन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्टिविज्म। ठीक है, तो व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म? मींस इंटरवीनिंग of judiciary into the domain of legislature and executive। देखिए हमारे यहाँ पे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है। ये गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। इसका क्या काम है? टू मेक लॉ। इसका क्या काम है? टू इंप्लीमेंट द लॉ। और इसका क्या काम है? टू एडजुडिकेट।
लॉ। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म? जब जुडिशरी लॉ मेकिंग भी कर रही है और जब जुडिशरी उसको इंप्लीमेंट भी कर रही है, दैट विल बी कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म। दैट विल बी कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इटसेल्फ क्रिएट्स एक्टिविस्ट जुडिशरी। आप देखिए आर्टिकल 141, 142, 144, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप देखोगे यहां पे लॉ वर्ड यूज किया गया है। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन खुद कह रहा है कि जुडिशरी लॉ बना सकती है। दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि जुडिशियल रिव्यू, क्या आप इसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहोगे क्या? दिस इज माय क्वेश्चन। जुडिशियल रिव्यू क्या जुडिशियल एक्टिविज्म है क्या? दिस इज माय क्वेश्चन। ओके, तो मैं इसका आंसर बता रहा हूं अभी। देखो नहीं है। क्यों? बिकॉज दिस इज द रोल ऑफ जुडिशरी। ये तो आपको करना ही है। ओके, तो देखिए जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। दिस इज एग्जीक्यूटिव, दिस इज लेजिस्लेचर। तो इनका जो एक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? तो केवल इतना बताना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, दिस इज जुडिशियल रिव्यू। ओके, बट व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म? आप यहीं पे नहीं रुक रहे हो, आप खुद से फिर एक्शन भी ले रहे हो। ठीक है, दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। मीन्स दिस एक्शन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अब ये करना चाहिए। ओके, तो दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। भाई सीबीआई से जांच करवा लो, ठीक है, कोई कमीशन स्टेब्लिश कर लो, ये क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म। ओके, अब देखो क्या कोई एग्जाम्पल है आपके पास जुडिशियल एक्टिविज्म का? देखिए 1997 विशाखा गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। बेसिकली जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हैं उनको किस तरह से डील करना है उसका पूरा फ्रेमवर्क बना के दिया था। और जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाती है तब तक इन्हीं को आप यूज करिए। और फिर इन 2013 है ना, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट आ चुका था, तो फिर उसको आप इंप्लीमेंट करिए। अब देखो ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ये इसका बेसिस क्या है? देखिए जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर है, अगर ये अपना काम फेयरली नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं, या वैक्यूम है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो उस केस में जुडिशरी को आगे आना पड़ता है। दिस इज द बेसिस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म एंड आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, तो भाई कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द प्रोएक्टिव रोल played by judiciary in the protection of rights of citizens and in promotion of justice. Okay, basically here you are forcing the other two organs, that is legislature, executive, to discharge their constitutional duties. भाई काम करिए, जो functions आपको दिए गए हैं, जो ड्यूटीज आपको दी गई हैं उनको परफॉर्म कीजिए। ये आपका रोल है, ये करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो हम इंटरवीन कर लेंगे। दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जुडिशियल डायनामिज्म। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जुडिशियल डायनामिज्म। अब देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो हमारा अगला टॉपिक है, इट इज ऑल्सो एन आउटकम ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, इट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, तो आप पीआईएल फाइल कर सकते हो, उसको सुन सकता है कोर्ट। ओके, सो दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म। अब देखो हमने देखा कि जुडिशियल रिव्यू
और जो जुडिशियल एक्टिविज्म है इनके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं ये हमने देख लिया है। ओके, देखो जुडिशियल एक्टिविज्म इज नेसेसरी फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज बाय अदर ऑर्गन्स। ओके, ये भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अगला कॉन्सेप्ट आता है जुडिशियल ओवररीच। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हो, जो लक्ष्मण रेखा है वो आपने काफी ज्यादा जो है आपने पार कर ली है। मीन्स आप पावर को असर्प कर रहे हो, आप पावर छीन ले रहे हो। यू आर असर्पिंग द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर। देखिए, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर इनके पास एक्सपर्टीज होती है, रिसोर्सेज होते हैं, तो आप इनका हर काम नहीं कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया था कि भाई इन सिनेमा हॉल जब मूवी स्टार्ट होती है उससे पहले नेशनल एंथम आपको प्ले करना है। अब आप बताइए ये काम है क्या जुडिशरी का? ये काम तो एग्जीक्यूटिव का है, लेजिस्लेचर का है, वो डिसाइड करे। एक जजमेंट आया था कि जो नेशनल हाईवे है तो विद इन 500 मीटर कोई भी लिकर शॉप नहीं होनी चाहिए, उससे एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। तो इसका बेसिस क्या है? क्या आपके पास एक्सपर्टीज है, कोई कमिटी की रिपोर्ट है, क्या डेटा है आपके पास, कैसे आपने डिसाइड किया? ओके, तो दिस इज जुडिशियल ओवररीच। ओके, तो देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म तो ठीक है, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल ओवररीच नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। और एक और कॉन्सेप्ट आता है जुडिशियल रिस्ट्रेंट, मतलब अपनी लिमिट में रह के काम कीजिए। आपका काम केवल क्या है कि व्हाट द लॉ इज, केवल ये बताइए, बाकी लॉ मेकिंग और उसका इंप्लीमेंटेशन छोड़ दीजिए, जिसका ये काम है, जैसे कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो जुडिशियल एक्टिविज्म मस्ट नॉट बिकम जुडिशियल एडवेंचरिज्म। ठीक है, तो जुडिशियल ओवररीच जो है वो यहां पे नहीं होना चाहिए। ओके, सो देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच, और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये तो ठीक है, बट ये ठीक नहीं है। ओके, तो हमने ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब हम बात करते हैं पीआईएल की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। अब देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका भी ओरिजिन यूएसए में है। ओके, कहां पे? यूएसए, इसको याद कर लो। एंड इंडिया में जो पीआईएल है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। ओके, 1980s में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड कौन थे उसके पीछे? जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, जस्टिस पीएन भगवती, इनका नाम आपको याद करना पड़ेगा। इन पे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब देखो, इसको सोशल एक्शन लिटिगेशन भी कहा जाता है, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहा जाता है, क्लास एक्शन लिटिगेशन भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो, एक ट्रेडिशनल रूल होता है लोकस स्टैंडी। मीन जिस भी पर्सन के राइट्स वायलेट हुए हैं, इन्फ्रिंज हुए हैं, उसी पर्सन को जाना पड़ेगा कहां पे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। आपके बिहाफ पे कोई और नहीं जा सकता है। ये क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडी। अब मान लो कोई पर्सन ऐसा है जो कि पुअर है, या रिमोट एरिया में रहता है, या जिसको अवेयरनेस नहीं है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या कि ये बंदा जाएगा कोर्ट में? एकदम कॉम्प्लेक्स पूरा प्रोसीजर है, बहुत टाइम लगता है, पैसा भी लगता है, तो छोड़ो यार, जाने दो, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट होता है लोकस स्टैंडी का। अब ये जो पीआईएल है ना, ये इसका एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है। इसमें क्या होगा बेसिकली, अगर किसी इंडिविजुअल के या ग्रुप के राइट वायलेट हुए हैं तो उनके बिहाफ पे कोई दूसरा बंदा कोर्ट में जा सकता है। दैट इज कॉल्ड पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके, सो व्हाट इज पीआईएल? एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन or organization can move the court for the enforcement of rights of any person or group of persons who because of their poverty, backwardness are unable to approach the court for the remedies। और फिर कोर्ट उसको एंटरटेन करेगा, कोर्ट उसको
एंटरटेन करता है। जैसे मान लो राइट विक्टिम्स हैं, बॉन्डेड लेबर हैं, अंडर ट्रायल्स हैं, तो इनके बिहाफ पे जा सकते हो, क्या दिक्कत है? सो दिस इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब देखो ये जो पीआईएल है ना, ये फंडामेंटल राइट्स के लिए भी अवेलेबल होती है और लीगल राइट्स के लिए भी अवेलेबल होती है। हमें क्या लगता है कि ओनली इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट इसको एक्सेप्ट किया जाता है, ऐसा नहीं है। लीगल राइट्स के लिए भी जो है ये अवेलेबल होती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, वो है ट्रिब्यूनल्स। देखिए जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कोई प्रोविजन नहीं था फॉर ट्रिब्यूनल्स। इट वॉज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक नया पार्ट जो है वो ऐड होता है, पार्ट 14A। ओके, पार्ट 14A, और इसमें दो आर्टिकल ऐड होते हैं, आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B। अब जो फर्स्ट आर्टिकल है ये डील करता है विद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, और 323B ये डील करता है विद ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। अब ये ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? क्वासी जुडिशियल ऑथोरिटीज। भाई क्वासी का मतलब क्या होता है? लेस। तो ऐसी ऑथोरिटीज जो कि जुडिशियल कम है बट एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यादा है, तो उनको कहा जाता है ट्रिब्यूनल्स। क्वासी जुडिशियल ऑथोरिटीज होती हैं। ओके, अब देखो ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं इनको देखते हैं। आर्टिकल 323A जो बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, देखिए इसने इंपावर किया है पार्लियामेंट को। यह क्वेश्चन आता है। तो आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसको इंपावर कर रहा है? पार्लियामेंट को इंपावर कर रहा है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल स्टेब्लिश करो। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि सेंटर, स्टेट, लोकल बॉडीज, पब्लिक कॉरपोरेशंस एंड अदर पब्लिक ऑथोरिटीज, भाई इनमें कोई ना कोई काम तो करेगा। तो पर्सन्स का रिक्रूटमेंट, उनकी सर्विस कंडीशंस, इनमें जितने भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं उनको रिजोल्व करने के लिए, उनका एडजुडिकेशन करने के लिए आप एक ट्रिब्यूनल बनाइए। दिस इज आर्टिकल 323A। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो पार्लियामेंट ने क्या किया? एक एक्ट बनाया, द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1985। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंपावर किया है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, और ये जो लॉ है ये लॉ ऑथोराइज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप बनाइए ट्रिब्यूनल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेंटर के लिए एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स स्टेट के लिए। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेब्लिश करेगी। ओके, ऑथोराइजेज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेब्लिश कैट एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। अब बात करते हैं कैट की, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो भाई देखिए इनका जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो क्या है? रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस मैटर्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। ठीक है, तो इसमें ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर्स आ जाएंगे, सेंट्रल सिविल सर्विस, सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर एंड सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ डिफेंस सर्विसेज। ओके, तो ये सब इनके स्कोप में आते हैं। ओके, डिफेंस फोर्सेस के मेंबर्स, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड पार्लियामेंट का सेक्रेटेरियल स्टाफ वो कवर्ड नहीं होता है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई कौन कौन कवर होता है? तो एक या दो यहां से डाल देंगे, तो उनको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, उससे आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखो ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, चेयरमैन होगा, मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स भी होते हैं, इसीलिए क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडी होती हैं। ओके, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो इनका टर्म होता है 5 साल का, और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स इन केस ऑफ चेयरमैन, और इन केस ऑफ मेंबर 62 ईयर्स होना चाहिए, विच एवर इज अर्लियर। ओके,
तो चेयरमैन के केस में 65 ईयर्स और मेंबर्स के केस में 62 ईयर्स, ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके, अब देखो इनका अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है। एक हाई पावर्ड सिलेक्शन कमिटी है। ओके, कौन इसको चेयर करता है? सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हु इज नॉमिनेटेड बाय सीजेआई। ठीक है, तो ये रिकमेंड करेंगे। ओके, एंड उसके बाद जो चीफ जस्टिस है उनकी कंकरेंस ली जाएगी और फिर जो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट है वो फाइनल अपॉइंटमेंट करती है। ओके, तो इतना आसान नहीं है अपॉइंट करना, बहुत ही डिफिकल्ट ये प्रोसेस है। हाई पावर सिलेक्शन कमिटी, सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंकरेंस, देन अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। ओके, अब देखो यहाँ पे प्रोसीजर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, जल्दी निपटारा हो जाए और सस्ते में हो जाए, इतना एक्सपेंसिव न रहे। तो भाई नॉट बाउंड बाय प्रोसीजर लेट डाउन इन सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908। ओके, तो उससे बाउंड नहीं होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इससे गाइड होते हैं। ये क्या होता है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमने कवर किया हुआ है। ओके, एंड उसके बाद देखिए चंद्र कुमार केस है 97 का। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में। ठीक है, तो जो कैट के जो ऑर्डर्स होते हैं उसके अगेंस्ट आप हाई कोर्ट जा सकते हो, आप अपील कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज चंद्र कुमार केस 1997। ओके, क्लियर है। अब हम बात करते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की। तो भाई वो जो एक्ट था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 1985, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि भाई आप स्टेट में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना सकते हो ऑन स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी तब आप बनाओगे। ओके, अब इनका स्कोप क्या होता है, इनका जुरिडिक्शन क्या होता है? रिक्रूटमेंट एंड सर्विस मैटर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो वो इनके स्कोप में आते हैं। चेयरमैन मेंबर्स अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ द स्टेट, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो ये जो एक्ट है ये भी प्रोवाइड करता है कि दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए आप जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना सकते हो। ओके, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आप बना सकते हो। ओके, ये भी प्रोविजन दिया हुआ है। तो इनका जो जुरिडिक्शन होगा वो क्या होगा? एक्सरसाइजेबल बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर ईच स्टेट। ठीक है, आप समझ पाओगे इस चीज को। तो चेयरमैन मेंबर्स ऑफ जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर्स ऑफ कंसर्न स्टेट्स, तो ये वही सेम प्रोविजन है। ठीक है, अब आता है 323B जो बात करता है ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स की। देखिए पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर ऑथोराइज्ड टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल फॉर फॉलोइंग मैटर्स। तो भाई वहां पे क्या था, केवल पार्लियामेंट कर सकती है और यहाँ पे दोनों के पास पावर है, पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर। वहां पे क्या था, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में आप बात कर पाओगे। ठीक है, जबकि यहाँ पे अदर मैटर्स लाइक टैक्सेशन, लैंड रिफॉर्म्स, फूड स्टफ्स, बहुत सारे आइटम्स हैं, इन पे आप ट्रिब्यूनल बना सकते हो। तो ये सेकंड डिफरेंस है बिटवीन 323A एंड 323B। ओके, इसके अलावा देखिए एक और डिफरेंस होता है कि वहां पे सेंटर में एक ट्रिब्यूनल है, स्टेट्स में हो जाएंगे तो वहां हायरार्की नहीं होगी, बट यहाँ पे हायरार्की हो सकती है, हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल्स वो यहाँ पे पॉसिबल है। ओके, तो दिस इज ट्रिब्यूनल और इतना काफी है। इसी के साथ जो हमारा आज का सेशन है ये एंड होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। देखिए अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। एंड देखिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप IAS को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। सो ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड जय हिंद।